फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 17। कहानी का टाइटल है, क्या है कहानी का टाइटल? हाँ तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइन। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो, तो दोनों एपिसोड को बहुत सारा प्यार करिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। अथर्व की बातें रूहानी को काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। वे इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से अथर्व का बर्ताव उसे तो कुछ ठीक नहीं लगता था। कभी तो अथर्व बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वह जिंदगी भर रूहानी को इसी तरह ही बात करेगा। रूहानी ने कंफ्यूजिंग चेहरे से उसे देखकर एक बार फिर से बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और जितना हो सके उतना जल्दी। अथर्व की बातों को सुनकर रूहानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो अपने मन में सोचने लगी, अथर्व उससे शादी क्यों करना चाहता है? ऐसे तो कुछ भी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से जानते हो, इन दोनों के बीच में प्यार हो, दोनों को मिले कुछ ही वक्त हुए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन हुए हैं, और अथर्व अभी से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया है। यह सब काफ़ी अजीब था, जो रूहानी की समझ से तो बिल्कुल परे था। रूहानी ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोलती है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने भी अपने पापा की बात मान ली और मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? चलो एक बार फिर से मान लेते हैं कि सारी तैयारियाँ हो जाए, लेकिन किसी अनजान इंसान से इतनी जल्दी शादी करना ठीक है? मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, आपका नाम तो पूरे देश में दुनिया में भी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो आप अनजान ही हैं ना। अब मुझे आपके साथ पूरी ज़िंदगी बतानी है, तो मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। रूहानी की बातें अथर्व को बुरी लग रही थी, क्योंकि रूहानी की बातों से अथर्व को अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। जो भी हो, रूहानी से महसूस करना चाहता था वो। अथर्व छोटे बच्चे की तरह अब जिद पे उतर आया था कि उसे रूहानी चाहिए, चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अथर्व वहाँ पर शांत होने का और विनम्र होने का बस दिखावा ही कर सकता था, ताकि उसे उस समय उस पर कोई सवाल न उठाए। हालांकि अथर्व का स्वभाव हम सब जानते हैं कि वो कितना गुस्सा करता है और बिना गुस्सा किए रह नहीं सकता था, और लोगों से वह बहुत कम ही बात करता था। अब पूरे वक्त अथर्व ने अपने आप को बहुत शांत करके रखा था, ताकि वह गुस्सा ना करे, जिससे उसकी बनती बात ना बिगड़े। अथर्व ने एक बार भी अपने गुस्से को काबू फिर से किया और बोलता है, जो भी हो रूहानी, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और शादी के बाद तुम अपने आप को पहचानने ही लग जाओगी। रूहानी को अथर्व की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपने पापा से कह सकती थी कि वह शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अथर्व तो कह सकता है ना। लेकिन यहाँ तो अथर्व मना ही कर रहा है। रूहानी को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहे। अथर्व को रूहानी की चालाकी समझ में आ रही थी। उसने सीधे और सटीक शब्दों में कहा, तैयार हो जाओ अथर्व कपूर की दुल्हन बनने के लिए। 2 दिन के बाद तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर हम दोनों की नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हुई होंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं होगा। इतना कहकर अथर्व वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रूहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। अथर्व जिस तरीके से बोल रहा था, रूहानी को काफ़ी अजीब लग रहा था। अब उसके पास शादी करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसके सभी बड़े तैयार हो चुके थे। अब रूहानी कुछ नहीं कर सकती थी। वे भी अथर्व के पीछे पीछे बंगले के अंदर आ गई। उन दोनों के आते ही अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो गई और रूहानी का हाथ पकड़कर अपने पास ले आई और प्यार से बोलती हैं, तुम दोनों ने आपस में बातें कर ली तो
चलो अच्छा ही है, अब मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। रूहानी झूठा ही मुस्कुरा देती है और अपनी नजरें झुकाकर बैठ गई। कुछ देर बातें करने के बाद सभी ने नाश्ता किया। अथर्व ने अभय की तरफ देखा। अभय उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गया और वह बोलते हैं, मिस्टर ओबरॉय, अब हम चलते हैं और आज शाम को ही मैं पंडित जी से बात कर लूँगा और क्या मुहूर्त निकलता है वह भी आपको बता ही दूंगा। इतना कहकर तीनों अपनी जगह से खड़े हुए। ओम जी भी अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी ने एक दूसरे को नमस्ते किया और वहाँ से जाने लगे, लेकिन तभी अथर्व ने आगे बढ़े और ओम जी के सामने आकर खड़ा हो गया। अवनी और अभय तो हैरानी से उसे ही देख रहे थे कि पता नहीं उनका बेटा अब क्या करने वाला है, लेकिन जो हुआ वो काफी आश्चर्यजनक था। अथर्व ने झुककर ओम जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। यह नज़ारा सबके लिए बेहद झटका देने वाला था। अथर्व कभी किसी के आगे नहीं झुकता और परायों के आगे तो वह बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज वह अपने होने वाले ससुर के आगे झुक गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूहानी की वजह से। अवनी और अभय हैरानी से एक दूसरे को ही देख रहे थे। वहीं रूहानी को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी। अथर्व को इस तरीके से देखकर अथर्व ने ओम जी से आशीर्वाद लिया और अपनी कातिल निगाहों से रूहानी की तरफ देखा। रूहानी झेप गई। उसने दोबारा अपनी नजरें झुका ली और कुछ ही देर में वे तीनों वहां से चले गए। उसके जाते ही रूहानी सोफे पर बिल्कुल पसर गई और टेंशन करने लगी। लड्डू उसके पास आया और उससे लिपट कर बैठ गया। ओम जी ने अपनी बेटी को परेशान देखा तो वह बोलते हैं, अरे मेरी बच्ची, इतना टेंशन क्यों लेती है तू? सब कुछ ठीक हो जाएगा और सच में मैनेज भी हो जाएगा। रूहानी परेशान होकर बोलती है, पापा इतनी जल्दी कैसे करेंगे आप? चलो आप नौकर चाकर हैं तो सारे काम करवा लेंगे, लेकिन क्या आप मुझे इतनी जल्दी विदा कर देंगे? मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं मेहमानों के सामने आपसे कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है पापा। ओम जी ने रूहानी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, वे लोग अच्छे हैं बेटा, उन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। इतना कहकर ओम जी अपने मन में ही बोलते हैं, जब तुम शादी करके जाओगी तब तुम्हें अपने होने वाले पति की सच्चाई पता चलेगी और शायद तुम्हें भी यह शादी करना उस समय गलत नहीं लगेगा। ओम जी की बातें सुनकर रूहानी को कुछ समझ नहीं आया और वह लड्डू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। अथर्व वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके काम हो चुका था और अब उससे किसी से कोई मतलब नहीं थी। अब वो अपने काम पर ध्यान दे सकता था। अभय और भी अपनी भी घर आ गए थे। उन्होंने मीर और शीला को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वे दोनों काफी खुश हो गए। मीर ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और भावुक हो गए। मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ यही था कि मेरी वजह से मेरे अथर्व अपनी जिंदगियों में खुश नहीं रह पा रहा है, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अथर्व शादी के लिए तैयार हो गया। अब उसकी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे अथर्व मुझे भी माफ कर देगा, मेरे साथ भी अपने रिश्ते की शुरुआत करेगा। अभय ने मीर के कंधों पर हाथ रखा और बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, अब सब वक्त आने पर ही ठीक हो जाएगा, जब चाचा और भतीजे की जोड़ी बनेगी और उन दोनों में बेहिसाब प्यार होगा। अभय की बातें सुनकर मीर को बहुत अच्छा लगा। वे अपने बड़े भाई को गले लगा लेते हैं। कुछ देर के बाद अभय कपूर ने पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाया। जो मुहूर्त आया वह उसने मिस्टर ओबरॉय को भी बता दिया। 2 दिन के बाद सुबह सगाई का फंक्शन था और शाम को हल्दी का फंक्शन और उसके अगले दिन शादी का मुहूर्त भी निकल गया था। मुहूर्त जल्दी जल्दी निकलवाए गए थे क्योंकि अथर्व को मलेशिया जाना था। वहीं शाम के 6 बजे अनाथ आश्रम के दरवाजे पर एक आदमी आकर खड़ा हो गया और अपनी ब्लैक पैंट और डार्क चॉकलेट कलर की शर्ट पहनकर उस समय वो खड़ा था। उसके ऊपर
एक ब्लैक ब्लेजर पहने हुआ था। मुंह पर ब्लैक कलर का मास्क लगाकर वो आदमी अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसे देखकर सभी बच्चे मिस्टर डिसेंट बुलाते हुए उसकी तरफ भागने लगे। सारे बच्चे आकर उसी आदमी के पैरों से लिपट गए। वो आदमी अपने भावहीन चेहरे से उन बच्चों को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उस आदमी ने सभी बच्चों की तरफ देखा और अपनी तेज निगाहों से उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने लगा जो हमेशा उससे चिपकती रहती है। उस आदमी की नज़रों का पीछा करके वहाँ एक लड़का बोलता है, मिस्टर डिसेंट, स्वीटी आपसे नाराज़ है क्योंकि आप पिछली बार जल्दी चले गए थे ना, इसी वजह से वो उस पेड़ के पीछे खड़ी हुई है। मिस्टर डिसेंट ने उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। वो आदमी स्वीटी की तरफ बढ़ने लगा और उसके सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इसके गाल पर हाथ रखकर अपनी जुनूनी आवाज़ में बोलता है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। उनमें से एक तुम हो और तुम इस तरह मुझसे नाराज़ हो सकती हो। स्वीटी, तो आप उस दिन मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? उस आदमी ने स्वीटी के माथे पर हाथ रखा और जुनून से बोलता, इस बेचैन और परेशान इंसान की एकमात्र खुशी और जीने की वजह यहाँ पर आई थी, जिसके सामने मैं अपना ये रूप नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और आज मुझे मेरी स्टोरी पे 500 लाइक्स चाहिए, तो चलिए जल्दी से लाइक करना शुरू करिए। इतने लोग वॉच करते हैं तो स्टोरी को लाइक करना भी तो बनता है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं अगर ये एपिसोड्स रेगुलर डालूं, तो अगर आपने जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह प्यारे प्यारे एपिसोड्स रेगुलर लेकर आती रहूं। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरी कहानियों को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए। हार्टलेस सी सिर्फ टिनी FM जान के साथ।